हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। राधे राधे, राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो इस वीडियो को जिस टाइम देख रहा हो, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था क्या, यूजर्स एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, राइट। ये हमने लास्ट क्लास में टॉपिक कवर किया था। बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में हमने सारी चीजें समझी थी कि कौन यूजर्स होते हैं, ठीक है, जो उसको ब्रॉडली दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। फिर हमने जाना था कि लिमिटेशंस क्या है अकाउंटिंग की, तो हम ये कवर लेते हैं। मतलब मोस्टली जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने आपसे कहा था कि ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। अब जो टॉपिक हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, तो आज जो टॉपिक्स रह गए थे हम उन्हीं को आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिसमें हमारा पहला टॉपिक जो है वो है सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो हमारे जो मेनली टॉपिक रह गए, एक रह गया सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर branches like relations of accounting with mathematics, relation of accounting with economics, relation of accounting with law, like this, ठीक। एंड लास्ट टॉपिक रह गया है रोल ऑफ अकाउंटेंट इन द सोसाइटी, व्हाट काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंट्स, ठीक है। ये तीन टॉपिक मेजरली हमारे रह गए हैं। तो इसमें हम जो पहला टॉपिक आज कवर करेंगे वो है सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग सिर्फ हम अभी तक अकाउंटिंग को क्या जाना हमने, ठीक है। अगर मैं बात करूं अभी तक आप अकाउंटिंग से क्या समझते हैं, तो आप कहोगे मैम अकाउंटिंग से अभी तक जो हमने समझा वो मतलब होता है प्रॉफिट कैलकुलेट करना। क्या समझा मैम? प्रॉफिट कैलकुलेट करना, ठीक है। इसके अलावा हम अकाउंटिंग से ज्यादा कुछ नहीं समझते। हमने ये समझा कि प्रॉफिट कैलकुलेट करना, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाकर और बैलेंस शीट बना, ठीक है। तो ये बच्चों जो अभी तक मैंने आपको अकाउंटिंग बताया ना, मैं आपको अकाउंटिंग एक पर्टिकुलर ब्रांच पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैं आपको अकाउंटिंग के एक पर्टिकुलर ब्रांच पढ़ा रही हूँ जिसको हम बोलते हैं क्या, फाइनेंशियल अकाउंट। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अभी तक जितना आपने पढ़ा, ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया वो किससे रिलेटेड बताया, किसके बारे में बताया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में आपको मैंने बताया है। अब देखो क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हम पढ़ लेते हैं और साथ ही साथ समझ लेते हैं क्या है। इट कवर्स प्रिपरेशन, देखो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इट कवर्स प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। देखो हमने यही पढ़ा था अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग की डेफिनेशन में क्या पढ़ी थी? अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग, यही पढ़ा था। वही कह रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, प्रिपेयर करना। प्रिपेयर करना यानी वही आपके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को बनाना, फिर उसको इंटरप्रेट करना कि परफॉर्मेंस कैसी है आपकी, ठीक है, और साथ ही साथ उसको कम्युनिकेट करना यूजर को, ठीक है। आगे क्या बता रहा है? इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर। देखो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, जो अंडरलाइन कर रही हूँ वो लाइन से मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, वो इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर एज इट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन विच हैड ऑलरेडी बिन अकर्ड, ठीक है। हमेशा जो ट्रांजेक्शन हो चुकी है वही ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करते हो ना, ठीक है। जैसे कि कोई ट्रांजेक्शन आप मान लो रिकॉर्ड कर रहे हो, आप सेल के ट्रांजेक्शन को अगर रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो सेल क्या होती है? ऑलरेडी मान लो वो सेल हो रखी होगी 7 जुलाई 2024 को, तभी आप उस सेल को रिकॉर्ड कर रहे हो ना। तो सारी की सारी वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है जो कि ऑलरेडी हो रखी है। फाइनल स्टेप क्या होता है? वही होता है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? वो ये है, इट primarily helps in determination of net result for an accounting period and the financial position as on a given date। हमने पहले ही ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ लिया था कि हम अकाउंटिंग में क्या कर रहे थे या अकाउंटिंग क्यों कर रहे थे, टू असर्टेन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन। तो वही लिखा है, देखो इट प्राइमरली हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ नेट रिजल्ट फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। किसमें हेल्प करता है? हेल्प करता है डिटरमाइन करने में नेट रिजल्ट फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। ये क्या है? ये आपको बात कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस की, ये बात कर रहा है आपके प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है। एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ गिवन डेट, फाइनेंशियल पोजीशन किसकी बात कर रहा है? बैलेंस शीट। तो यही हमने अभी तक पढ़ा था। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कुछ नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? साल भर में आपने जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करी हैं उसको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करके
प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करना और यूजर को कम्युनिकेट करना। ये आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप इसको पढ़ रहे हो और पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आऊंगी थोड़ी देर बाद। ठीक है, मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आऊंगी थोड़ी देर बाद। पहले हम पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। पहले हम क्या पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग ना अपने आप में, देखो नाम बड़ा क्लियर है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती होगी। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में यहाँ जो डेफिनेशन दी गई है ना, ये डेफिनेशन आपको दी गई है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं, इंडिया में भी कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं। ठीक है, आईसीआई के स्टूडेंट हो ना आप, है ना, आईसीआई के स्टूडेंट हो तो आप क्या बनोगे, आप सीए बनोगे। इसी तरीके से हमारे पास एक होती है क्या, इसी तरह से हमारे पास एक होती है आईसीएसआई। ठीक है, इससे पढ़ने वाले बच्चे क्या बनते हैं, सीएस बनते हैं। एक होती है हमारे पास सीएम, आईसीएमएआई। ठीक है, इससे जो बनते हैं वो बनते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट। क्या बनते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट। या जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्या बनते हैं, सीएमए बनते हैं, राइट। इनको हम क्या बोलते हैं, सीएमए बनते हैं, सीएम, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोला जाता है, राइट। जैसे कि इंडिया में आईसीएमएआई है, कॉस्ट अकाउंटेंट की पढ़ाई कराती है। उसी तरह से इंग्लैंड में है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड। इंडिया में है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जैसे कि इंग्लैंड की है। अच्छा, अब काम क्या करते हैं, सीए को तो आपको पता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेट करता है, बाकी वो सभी का काम कर लेता है। वो सीए का भी काम, सीए सीएस का भी काम कर लेता है, एक सीएमए का भी काम कर लेता है। ये सीए मास्टर ऑफ ऑल होता है, राइट। चलो, बोला जाता है ऐसा, राइट। मैं प्रमोट कुछ ऐसा कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है, राइट। जो सीएमए होता है ना, ये जो सीएमए होता है, इस सीएमए का क्या काम होता है, इसका काम होता है कॉस्ट डिटरमाइन। क्या काम होता है, कॉस्ट डिटरमाइन। क्या होता है, कॉस्ट डिटरमाइन। और इस कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए वो जो भी रिकॉर्डिंग करता है, जो भी क्लासिफिकेशन करता है, जो भी समराइजेशन करता है, वो सबका सब किसका पार्ट होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, इस पेन को बनाने में बहुत सारी कॉस्ट लगी होगी। क्या, रॉ मटेरियल, जैसे कि इसमें प्लास्टिक है, ठीक है, इसका पॉइंट निप पॉइंट ये है, कुछ एम्प्लॉयज इसको बना रहे होंगे, ठीक है, तो एम्प्लॉय की लेबर कॉस्ट लगी होगी, राइट। एम्प्लॉयज या लेबर जिस जगह पे इसको बना रही होगी वहां का रेंट जा रहा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो रहा होगा, तो लॉट्स ऑफ कॉस्ट। तो एक पेन को बनाने में कितनी कॉस्ट इंकर हुई, ये डिटरमाइन करना इजी टास्क नहीं होता। ये क्या करते हैं, कॉस्ट का डिटर्मिनेशन करते हैं। क्या करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्ट को बनाने में क्या कॉस्ट लगती है, ये डिटरमाइन करना किसका काम होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट का काम होता है। देखो एक टिपिकल डिफिकल्ट सी डेफिनेशन में क्या लिखा है, हम पढ़ लेते हैं। Process of accounting for cost, which begins with recording of income and expenditure or the basis on which they are calculated, and ends with preparation of periodical statements and reports for ascertaining and controlling cost। बहुत डिफिकल्ट है ना, बहुत डिफिकल्ट है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड ने जो दे रखी है, वो काफी डिफिकल्ट है। क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। यहां तक इतना तो सिंपल है कि क्या है, एक प्रोसेस है, किसके लिए, अकाउंटिंग करने के लिए। किसकी अकाउंटिंग करने के लिए, कॉस्ट की अकाउंटिंग करने के लिए। देखो क्या है, एक प्रोसेस है, समझ में आ रहा है, किसकी अकाउंटिंग करने के लिए, कॉस्ट की अकाउंटिंग करने के लिए। जो कहां से बिगिन होती है, रिकॉर्डिंग से। मैंने कहा ना, यहां भी रिकॉर्डिंग होती है, किस चीज की, इनकम की एंड एक्सपेंडिचर की, ठीक है। और द बेसिस ऑन विच दे आर कैलकुलेटेड, या उसके अलावा कोई और बेस जिसपे वो कैलकुलेट किए जा रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि इनकम या एक्सपेंडिचर को ही रिकॉर्ड किया जाए, और कोई बेस जिसके बेसिस से वो कैलकुलेट किया जा रहा है, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। और किसके साथ खत्म होता है,
विथ द प्रिपरेशन ऑफ पेरियोडिकल स्टेटमेंट, हम पेरियोडिकल स्टेटमेंट्स या रिपोर्ट्स बनाते हैं जिसके बेसिस पे हम कॉस्ट को असरटेन करते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन से अगर जोड़ के देखोगे कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन को, तो ये क्या है, प्रोसेस है किसको अकाउंट करने के लिए, कॉस्ट को। तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कॉस्ट जो कब शुरू होती है वो बताया गया है, विच बिगिंस विथ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के रिकॉर्डिंग के बेस पे स्टार्ट होते हैं या फिर उन बेसिस पे रिकॉर्ड स्टार्ट होती है जिनके बेसिस पे डिटरमाइन करना है। हो सकता है हम इनकम या एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड ना करें, हम दूसरे बेसिस पे उसको कैलकुलेट करें, ठीक है। और कहाँ एंड होगी, जब आपने सारी रिकॉर्डिंग कर ली तो आप ना कोई ना कोई या रिपोर्ट बनाओगे, या तो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए या कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए। बहुत सिंपल है, पूरी डेफिनेशंस को मैंने आपको क्लियर समझा दिया है, राइट। कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद हम आते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे। मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों पहले कराई और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्यों बाद में करा दी, अब आपको समझ में आएगा। आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग को एक बार सिंपली रीड करते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या, ठीक है। सिंपली पहले रीड कर लेते हैं एक बार कि क्या है। इट इज कंसर्न विद इंटरनल रिपोर्टिंग, अच्छा, इट इज कंसर्न विद इंटरनल रिपोर्टिंग टू द मैनेजर्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट, ठीक है। कंसर्न है इंटरनल रिपोर्टिंग, सब पढ़ रहे हैं। टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ स्टुअर्डशिप, प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। The management needs variety of information, right? The different ways of grouping information and preparing reports as desired by managers for discharging their functions are referred as management accounting. देखो, the different ways of grouping information and preparing reports as desired by managers for discharging their function are referred to as management accounting. A very important component of management accounting is cost accounting, which deals with the cost ascertainment and cost control. Management accounting will be dealt with at higher level of chartered accountancy course. पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्या है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है समझने के लिए ना हम अपने नोट्स सेक्शन पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ मैं समझाऊंगी तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। यहाँ पे आते हैं फिर देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, समझ लेते हैं। डेफिनेशन पढ़ ली आपने, एक सिंपल रीडिंग कर ली, और अब आपको देखना है, राइट। राइट, मैनेजमेंट की मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या भला है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बात करते हैं। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का मतलब है टॉप लेवल, ठीक है। टॉप लेवल वो मैनेजमेंट होता है। टॉप लेवल का काम क्या होता है, ये सब आपको पता है। प्लानिंग, ठीक है, एंड डिसीजन मेकिंग, दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं ना। क्या होते हैं, दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं, एक होता है प्लानिंग, एक होता है डिसीजन मेकिंग, और जो भी लिया है उसको कंट्रोल करना। ये मैनेजमेंट का ये काम होता है ना। टॉप मैनेजमेंट क्या है, टॉप लेवल। वो सबसे पहले एक डिसीजन लेगा, ठीक है, फिर कैसे उसको फुलफिल करना है उसके लिए प्लान करेगा, वो सही से हो इसके लिए कंट्रोल करेगा। ये मैनेजमेंट का काम है, सबको पता है, प्लान करना, कंट्रोल करना, डिसीजन लेना। इसमें मैं आपको कुछ समझाऊं ऐसा तो है नहीं, ठीक है। अब बात आती है कि ये मैनेजमेंट प्लानिंग कर लेगा, डिसीजन मेकिंग करेगा, कंट्रोलिंग भी कर, समझ में आया। लेकिन इसका बेस क्या है, किस बेस पे करेगा, कोई ना कोई तो बेस होगा, कुछ तो होगा ना। हवा में तो नहीं
कर रहा होगा, जैसे कि आप भी सीए फाउंडेशन के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बेस क्या है? सीए फाउंडेशन का सिलेबस, उसी को बेस लेके आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसे भी डिसीजन लेना है तो इसके पास भी तो बेस होना चाहिए, राइट? इसके पास दो बेस होते हैं, इसके पास डिसीजन लेने के लिए दो बेस होते हैं, राइट? दो बेस होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि आप पढ़ ही रहे हो, एक बेस होता है फाइनेंशियल, और दूसरा बेस इसके पास आता है, दूसरा बेस इसके पास जो होता है वो होता है कॉस्ट अकाउंट। अब क्या है, आपको अगर मैम फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जरूरत क्या है? इसके पास बेस के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और कॉस्ट अकाउंटिंग है, दोनों के डेटाज हैं, दोनों की रिपोर्ट्स हैं, सब कुछ है, फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों है? देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिजल्ट निकालती है फाइनेंशियल अकाउंट के, उसका ये क्या करेगी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करेगी? देखो, अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं, ये प्रॉफिट निकाल देगी, बैलेंस शीट बना देगी, पोजीशन बता देगी। कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट डिटरमाइन कर देगा, है ना? क्या करेगा? कॉस्ट डिटरमाइन, ये होगा। लेकिन लेकिन मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, एनी डिसीजन, कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना है, मैं आपसे कहती हूँ डिसीजन आपको लेना है, राइट? यू हैव टू मेक अ डिसीजन। क्या इंपॉर्टेंट है? डिसीजन लेने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिलेटिव स्टडी। क्या इंपॉर्टेंट होती है? रिलेटिव स्टडी। अब आपको होगा मैम रिलेटिव स्टडी क्या होती है? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। रिलेटिव स्टडी ये होती है कि मैं अगर आप 2 आवर्स पढ़ रहे हो, ठीक है, आपके पास 2 मंथ का टाइम है, राइट, और आपको सीए फाउंडेशन क्लियर करना है, राइट, आप मेरे पास आते हो मैम, मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ दिन में, बस 2 महीने सीए फाउंडेशन को क्लियर करने में 4 सब्जेक्ट है, यानी 1 घंटा, आधा घंटा एक सब्जेक्ट को मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं इन सब चीजों की रिलेटिव स्टडी मारूं तो मुझे ये लगता है कि आपका सीए फाउंडेशन तो क्लियर होने से रहा, क्लियर नहीं हो सकता। आप मेरे पास आए, बोले मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ क्योंकि 2 महीने हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, ये फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करना है। रिलेटिवली ये पॉसिबल है अगर आप इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हो, स्मार्टली। ये रिलेशन है, रिलेशन ना, आपने कितने घंटे पढ़ाई करी, कितने महीने तक पढ़ाई करी, उसका रिजल्ट से रिलेशन है, राइट? तो इसी तरीके से मैनेजमेंट को भी रिलेटिव स्टडी की, यानी रिलेटिव रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। क्या रिक्वायरमेंट होती है? एक रिलेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। क्या है? एक रिलेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। रिलेटिव रिपोर्ट कैसे? मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि 1 लाख यूनिट बेचने पे प्रॉफिट कितना आता है, इतना आता है, ठीक है, और अगर मैं यही 1,10,000 यूनिट बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, इसकी एक रिपोर्ट होनी चाहिए। क्योंकि जैसे यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ता है तो कोई ऐसा तो नहीं कि प्रॉफिट से ज्यादा हमारी कॉस्ट बढ़ जा रही है, क्योंकि 10,000 यूनिट को जो मैं अलग से प्रोड्यूस करूंगा, फिर मुझे रेंटल प्लेस अलग लेनी पड़ेगी, रेंटल प्लेस लूंगा तो वहां से मेरा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बढ़ेगा। हो सकता है 10,000 से जो प्रॉफिट आए वो इतना ना हो कि वो सारे खर्चे को कवर करके मुझे कुछ एक्स्ट्रा दे सके, तो ये क्या है? ये वर्थलेस है। तो क्या है, आपने इस यूनिट को, ठीक है ना, अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जोड़ा ना कि क्या प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आप क्या करते हो? रिलेटिव स्टडी करते हो। आपके पास आप एक अलग रिपोर्ट बनाते हो, ठीक है ना, जैसे कि रेशियो एनालिसिस की रिपोर्ट होती है, ठीक है, आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देते हो, ठीक है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देते हो क्या? ट्रेंड का, कि क्या ट्रेंड है भाई, है ना, इस तरीके से। तो क्या है, मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप इन दोनों को बेस लेके जो रिपोर्ट बनाते हो वो कहलाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो यही यहाँ पे लिखा भी है। कंसर्न है क्या? इंटरनल रिपोर्टिंग सिर्फ मैनेजर को जा रही है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। क्यों लीक जरूरी है? स्टूवर्डशिप रिलेशनशिप का वो होता है कि वो शेयर होल्डर के बिहाफ पे काम कर रहा है, ठीक है। क्यों जरूरी है? प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग के फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए, ठीक है। इसके लिए वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आगे देखो क्या है, द डिफरेंट वेज, क्लियर लिखा है, द डिफरेंट वेज ऑफ ग्रुपिंग इंफॉर्मेशन। मैंने बताया ना अभी, आपने जैसे जोड़ा 1,10,000 यूनिट को अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट आएगा, आपने डिफरेंट वे में ग्रुप किया आपने अपने रिजल्ट्स को, उसके बेसिस पे आपने रिपोर्ट्स बनाई, ठीक है, जैसा कि मैनेजर को चाहिए था अपने फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए, उसको हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर्टिकुलर फॉर्मेट है कि भाई फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे बनेगा, बैलेंस शीट ऐसे बनेगी। अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। और कॉस्ट अकाउंटिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, क्योंकि ये कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट असर्टेनमेंट से डील करती है। आई होप आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग समझ में आ गई हो। ठीक है, इसके बाद दो अकाउंटिंग बची है, एक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और दूसरी है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। देखो दोनों ही अकाउंटिंग कुछ स्पेशल नहीं है। मैं आपको बता दूं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है। आप भी अकाउंटेबल हो सोसाइटी की तरफ, मैं भी अकाउंटेबल, हर व्यक्ति जो सोसाइटी में है वो सोसाइटी की तरफ अकाउंटेबल। हम सोसाइटी की तरफ कैसे अकाउंटेबल हैं? काम ना करें जिससे कि सोसाइटी को हार्म हो, राइट, है ना, और हम कुछ ना कुछ सोसाइटी को देकर जाएं, ये हमारी सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोसेस है, उनकी भी तो कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, ऑल टाइप ऑफ एयर पॉल्यूशन भी कर रहे हैं, भी कर रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन भी कर रहे हैं, ऑल टाइप ऑफ पॉल्यूशन वो कर रहे हैं। ठीक है, पॉल्यूशन बढ़ा, तो क्या ये उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नेचर में प्रोडक्शन करें जिससे सोसाइटी पर, एनवायरमेंट पर इम्पैक्ट ना पड़ रहा है, हैजार्डियस इम्पैक्ट आ रहा है वो कम हो जाए, या सोसाइटी वेलफेयर की तरफ कुछ काम करें, जैसे कि गरीबों के लिए स्कूल खोल दें, आपके स्लम एरियाज हो गए या बहुत ही रूरल एरियाज हो गए, बच्चों को शिक्षा मिल सके, ठीक है, या और किसी तरह का काम कर सके जिससे सोसाइटी अपलिफ्टमेंट का काम हो जाए। ये होती है सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ अलग नहीं है। क्या लिखा है देख लेते हैं। The demand for the demand for social responsibility accounting stems from increasing social awareness about undesirable of बाय प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखो वो एक डिमांड जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बढ़ते जा रही है। क्यों बढ़ते जा रही है? क्योंकि अवेयरनेस बढ़ गई है। किसकी अवेयरनेस बढ़ गई है? अनडिजायरेबल बाय प्रोडक्ट। देखो अनडिजायरेबल बाय प्रोडक्ट इंस्टीट्यूट ना बहुत ही ऐसे लैंग्वेज में लिख देता है, फिर ऐसा लगता है कि क्या ही लिख दिया है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अनडिजायरेबल बाय प्रोडक्ट क्या होता है? अगर आपको वर्ड की मीनिंग समझ में आ जाएगी बहुत आसान हो जाएगा। अनडिजायरेबल बाय प्रोडक्ट क्या है? अनडिजायरेबल बाय प्रोडक्ट कुछ नहीं है। आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, वो एक अनडिजायरेबल बाय। आप प्रोडक्शन कर रहे हो, पॉल्यूटेड वाटर है वो डायरेक्ट जाके रिवर्स में मिल रहा है, वो अनडिजायरेबल बाय प्रोडक्ट है। किसका? इकोनॉमिक एक्टिविटी का। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, प्रोडक्शन करोगे, फिर उसको सेल करोगे, ठीक है। तो अनडिजायरेबल बाय प्रोडक्ट्स का, अनडिजायरेबल बाय प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि जब अवेयरनेस बढ़ रही है इसलिए से इसकी डिमांड बढ़ रही है। As already discussed earlier, social responsibility accounting is concerned with accounting for social cost. Social responsibility accounting किससे कंसर्न होती है? Accounting for social cost incurred by enterprises and social benefits created. मतलब इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं कि भाई जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, क्या है, पेन कहाँ गया मेरा, कलर चेंज कर लूं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, मान लो AEC लिमिटेड एक कंपनी है। मान लो ड्यूरिंग द ईयर इसने 2 करोड़ रुपए खर्च कर कर एक स्कूल बनवाया, ठीक है, एक रूरल एरिया में एक स्कूल बनवाया, वहां के बच्चों को ताकि अच्छी शिक्षा मिल सके। और इस स्कूल के बनने की वजह से वहां के बच्चे जिनको 10 किलोमीटर स्कूल दूर पड़ता था, वो स्कूल नहीं जा पाते थे, या जो भी था, वहां के जो बच्चे थे लगभग मान लो 200 बच्चों को उस दौरान उस साल शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला, या 200 बच्चों ने उस शिक्षा प्राप्त करी। तो सोशल कॉस्ट जो इनकर करी वो कितनी हो गई? 2 रुपए हो गई, राइट। और बेनिफिट हुआ वो 200 स्टूडेंट्स कि वहां से शिक्षित हो गए, एजुकेटेड हो गए, ये उसका बेनिफिट हुआ। तो इसकी अकाउंटिंग का काम हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में करते हैं। ये मैंने तरीके से बहुत सारी कंपनियां अलग अलग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करती हैं, जैसे कि रिलायंस अपना कोई हॉस्पिटल खोल दिया, टाटा टाटा के अपने हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, ये सारे क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के पार्ट है, ठीक है। लास्ट, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। देखो ह्यूमन रिसोर्स क्या है? हम और आप ह्यूमन रिसोर्स हैं। क्या होते हैं? कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स होते हैं क्या? उसके एम्प्लॉइज होते हैं ना। आप कितनी भी ये लगा लो, अल्टीमेटली इट्स एम्प्लॉइज हु वर्क, ठीक है।
आप बड़ी बड़ी मशीनें लगा लो, आप कुछ भी लगा लो, लेकिन जब तक वहाँ एम्प्लॉय नहीं बैठेगा, आप सुपर कंप्यूटर भी लगा लो, लेकिन सुपर कंप्यूटर मारने के लिए एम्प्लॉय नहीं बैठेगा तो काम नहीं होने वाला। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, हम इनकी भी अकाउंटिंग करते हैं। आप कहोगे मैम इसकी अकाउंटिंग तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऑलरेडी हो जाती है, वहां पे हम ऑलरेडी इंक्लूड कर लेते हैं कि हमने इतनी सैलरी एम्प्लॉयज को पे करी। तो आपको क्या लगता है कि एम्प्लॉयज के लिए बस सैलरी एम्प्लॉयज को, इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में और कोई चीज नहीं होती? होती है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में और भी चीज। ठीक है, जो कन्वेंशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिस में, जैसे कि मैं बात करूं कि आपने ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग में कितना खर्चा इन्वेस्ट किया। ठीक है, जैसे कि जब भी आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हो तो वहां पे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, राइट? तो आपने उसमें कितना काम किया। बहुत सारे प्रोग्राम किए जाते हैं कंपनी में टू मेंटेन योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ। वो सिर्फ प्रोग्राम किए जाते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं होती, किए जाते हैं रिसोर्स के एग्जांपल। ठीक है, वेरियस प्रोग्राम किए जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स के लिए, बहुत सारे मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए। ठीक है, ताकि वो, ठीक है, ये जो सारी कॉस्ट होती है ना, ये आपके नॉर्मल इसमें इंक्लूड नहीं होती। फाइनेंस जो कन्वेंशनल प्रैक्टिस है उसमें इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, मान लो आप एक अच्छे क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आपको कंपनी ने हायर कर लिया, कंपनी कह रही कि मैं आपको मंथ की सैलरी दूंगी, तो कंपनी ये भी तो देखेगी कि भाई मैं मिस्टर एक्स को, ठीक है, मिस्टर एक्स को 2 लाख की सैलरी दे रही हूँ पर मंथ, इससे मैं कितना बेनिफिट डिराइव करूँ। अगर कंपनी आपको 2 लाख की सैलरी दे रही है, मतलब आपसे 20 लाख का बेनिफिट डिराइव कर रही है। अगर आपसे 20 लाख का बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा, कंपनी आपको, ठीक है, तो क्या मुझे वो 20 लाख का बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? ठीक है ना, मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं 2 लाख पे एम्प्लॉय को हायर किया, मुझे बेनिफिट 1 लाख का ही आ रहा है। ये सारी अकाउंटिंग ह्यूमन रिसोर्स में हम देखते हैं, रिकॉर्ड नहीं होती। चलो एक बार पढ़ लेते हैं और इसके साथ ये टॉपिक खत्म हो जाता है हमारा और हम आगे बढ़ेंगे। राइट, राइट, चलिए, क्या है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग? इज एन अटेम्प्ट, एक प्रयास है, आइडेंटिफाई, क्वांटिफाई एंड रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट मेड इन ह्यूमन। आइडेंटिफाई करने का, जैसे कि आपने कोई प्रोग्राम किया मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, तो अब उस प्रोग्राम में ऐसा कुछ खास तो होता नहीं है। मान लो एक पीपीटी प्रेजेंटेशन हो गई, कोई आ गया कुछ स्पीच वगैरह दे गया, ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसको क्वांटिफाई करना इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, कि कितना इम्पैक्ट एम्प्लॉइज पे पड़ा, वो डिफिकल्ट है ना। ठीक है, अब क्या आप ये दे सकते हो कि फलाना डॉक्टर आया था, उसने फिजिकल हेल्थ, आपने उसको आने का ऑनेरियम, उसको जो भी दिया वो आप रिकॉर्ड कर लोगे, बट क्या उसका इम्पैक्ट एम्प्लॉय पे पड़ा, उसको क्वांटिफाई करना डिफिकल्ट है। आइडेंटिफाई कर सके, क्वांटिफाई कर सके और रिपोर्ट कर सके इन्वेस्टमेंट जो भी हम ह्यूमन रिसोर्स पे कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स नॉट प्रेजेंटली, जो कि प्रेजेंटली अकाउंट नहीं होती अंडर अंडर कन्वेंशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिस। कन्वेंशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिस हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? कन्वेंशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिस में रिकॉर्ड करते हैं कि हमने अपने एम्प्लॉयज को इतनी सैलरी दे दी। ठीक है, कितना समय बीत गया है हमारा? 30 मिनट बीत गए हैं हमारे। हेलो, ये क्या हो गया?